Assalamu alaikum student, this is me Miss Fauziya Khan, your zoology teacher. Hope you all are good and fine. सेकेंड ईयर में हमने लास्ट क्लास में अपने चैप्टर नंबर 10 इवोल्यूशन स्टार्ट किया था और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि इवोल्यूशन क्या होती है और इसमें हमने कुछ डिफरेंट थ्योरी के बारे में बात की थी कि इसमें जो है इसके इवोल्यूशन के बारे में कुछ थ्योरीज है जो कि हम सिर्फ 2 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर अकॉर्डिंग टू रिव्यू सिलेबस। तो 2 थ्योरीज में हमने फर्स्ट थ्योरी की बात कर ली थी, हमने उसको डिस्कस कर लिया था जो कि थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि लामार्क ने दी थी। इसके जो मेन पॉइंट थे वो थे फैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के कुछ पॉइंट थे जो कि लामार्क ने जो है दिए थे इवोल्यूशन के बारे में। आज जो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके जो मेन पॉइंट है वो है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो आज हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दिस थ्योरी was given by Charles Robert Darwin in 1859. Theory of natural selection, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय डार्विन, जो कि एक डार्विन जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस एवोल्यूशनिस्ट थे जिनको बहुत ज़्यादा लगाव था नेचर के साथ, ठीक है ना। वो चाहते थे कि वो दुनिया को इन्वेस्टिगेट करें और कि कैसे जो है प्लांट्स और एनिमल की फॉर्मेशन हुई और जो है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे जो है पहले कौन से किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स थे, फिर उसके बाद उनमें क्या क्या चेंजिंग आई। तो उनको बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेट करने का शौक था। तो उन्होंने अपनी एक बुक पे जो है जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो कि पब्लिश हुई थी 1859 में, ये थ्योरी जो है उन्होंने प्रपोज की थी। इन दिस बुक जो है इसने उन्होंने थ्योरी जो दी थी वो थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, जो कि बेस करती थी ऑन नेचुरल सिलेक्शन। तो इसलिए उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया गया, क्योंकि ये थ्योरी जो है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस कर रही थी कि जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है वो किस पे बेस करती है, वो नेचुरल सिलेक्शन पे नेचर जो है सेलेक्ट करती है। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी। सबसे पहला जो फीचर है वो ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू डार्विन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना, उन सबका जो है बहुत हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। और हम ये कहते हैं कि वो हाईली फर्टाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और जितने नंबर जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन तमाम ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा नंबर के ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उन तमाम ऑफस्प्रिंग का सरवाइव करना हैबिटेट में जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डार्विन जो है ओवर प्रोडक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होती है दुनिया में, और मीन्स हर ऑर्गेनिज्म हाईली फर्टाइल है और बहुत ज़्यादा ऑस्प्रिंग जो है रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। लेकिन वो तमाम जो ऑस्प्रिंग जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो तमाम जो है सर्वाइव नहीं करते, उनमें से कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ जो है क्या होते हैं वो नहीं रहते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल डार्विन ने यहाँ बुक में मैंशन किए, जैसे कि कॉड फिश एक फ़िश है जो कि 5 to 7 मिलियंस एग जो है वो प्रोड्यूस करती है अपने सीज़न, एक सीज़न जो होता है उसमें जो है 5 to 7 मिलियंस एग प्रोड्यूस करती है। आप सोचें कि अगर ये 5 to 7 मिलियंस जो एग है, तमाम एग जो है हैच कर जाए और तमाम एग से जो है न्यू फिशेस, कॉड फिशेस जो है प्रोड्यूस हो जाए, तो क्या होगा कि पूरे ही समंदर में सिर्फ कॉड फिश ही होगी, लेकिन अगर फिर यही 5 to 6 मिलियंस जो एग है जो अगर ये ऑस्प्रिंग है, इससे आगे फर्दर जो है हर फिश जो है 5 to 7 मिलियंस एग प्रोड्यूस करे, तो आप सोचें कि पूरे समंदर में क्या होगा, सिर्फ कॉड फिश ही होगी, कोई और नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तमाम एग जो है फुली डेवलप नहीं होते, इससे ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होते, इनमें से कुछ जो है एग के स्टेज में डैमेज होते हैं, कुछ जो है उसके बाद जब उससे फिशेस डेवलप होती है उसकी उस स्टेज में जो है वो नहीं रह पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते, तो कंप्लीट जो है नंबर सर्वाइव नहीं कर पाता। सेकेंड जो एग्जांपल दी है हाउस फ्लाई की, हाउस फ्लाई जो है 120 एग जो है 6 टाइम इन अ समर, समर का जो एक सीज़न होता है उसमें 6 टाइम जो है
ईच हाउस फ्लाई जो है हर टाइम जो है 120 एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो इस तरह अगर सेम ऐसी अगर फिर सारी हाउस फ्लाई की जो एग है सबसे डेवलप हो जाए ऑर्गेनिज्म, तो कितने सारे हाउस फ्लाई होंगे, हर जगह मक्खियाँ ही मक्खियाँ नजर आएंगी, ठीक है ना। स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश जो है वो मिलियंस ऑफ एग जो है प्रोड्यूस करती है इन अ ईयर। देन जो है रैबिट, रैबिट जो है रैबिट 6 मंथ की जो एज है इसमें रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, मतलब फर्टिलिटी उनमें होना शुरू हो जाती है। तो 6 मंथ की एज के बाद जो है वो 6 यंगर जो है हर लीटर में जो है वो प्रोड्यूस करती है। और साल में जो इनके 4 लीटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप सोचें 4 लीटर जो है हर लीटर में 6 यंगस्टर जो है प्रोड्यूस करती है। सबसे स्लोएस्ट जो ब्रीडर है वो है एलिफेंट। एलिफेंट जो है ऑलमोस्ट इसकी एज 100 ईयर्स होती है। 60 ईयर्स तक जो है इसके जो है क्या होता है कि हाईली ये लोग जो मतलब इनका एक्टिव फर्टाइल रेट मतलब इनके ये एज होती है। तो इसमें ये 6 ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सबसे स्लोएस्ट ब्रीडर है। तो डार्विन का कहने का मतलब ये है कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो तमाम हाईली फर्टाइल है, हाई उनके रिप्रोडक्टिव रेट बहुत हाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो तमाम ऑर्गेनिज्म है, तमाम नंबर ऑफ स्पीशीज है जो है तो वो फुली जो है डेवलप नहीं होते, ठीक है ना। मीन्स उनमें से कुछ जो है डैमेज जाते हैं, कुछ जो है मर जाते हैं, कुछ किसी और वजह से जो है ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ कुछ स्मॉल नंबर जो है रह जाता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर तमाम जो ऑर्गेनिज्म जितनी इनकी रिप्रोडक्शन रेट है तो तमाम जो है डेवलप हो तो क्या हो जाएगा कि हर तरफ एक ही ऑर्गेनिज्म नजर आएगा, तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। अच्छा, अभी क्यों होता है कि क्यों जो है इसमें से कुछ नंबर रह जाते हैं, कुछ जो है ख़त्म हो जाते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है इसका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। यही सेकेंड पॉइंट है कि यही वजह है जिससे तमाम ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव नहीं कर पाते। स्ट्रगल फॉर मीन्स रहने के लिए स्ट्रगल करना, ठीक है ना। तो एक अलॉजिकल रिजल्ट है ऑफ ओवर प्रोडक्शन इज द सेवियर कंपटीशन फॉर द फूड स्पेस एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, व्हाट डार्विन कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। डार्विन ने कहा, डार्विन ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या किसको कहा कि जो ये ओवर प्रोडक्शन है, जो मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्टिलिटी जो है रेट इतना हाई है, लेकिन क्या वजह है कि जो तमाम ऑर्गेनिज्म है ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे। ये जो वजह है वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मीन्स इन तमाम ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना। एक टफ कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना, जो कि फूड के लिए, स्पेस के लिए या दूसरी जो रिक्वायरमेंट है लाइफ की उसके लिए जो है कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना। जिसको डार्विन ने कहा है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मीन्स इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो विन कर जाएगा तो वो जिसे स्ट्रगल से कंप्लीट हो गई है लाइफ के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो सर्वाइव कर जाएगा। जो स्ट्रगल में रह जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में इन्होंने कुछ पॉइंट बताए, जिसमें नंबर 1 है वो है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ठीक है ना। कौन कौन स्ट्रगल्स होती हैं? तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मीन्स सेम स्पीशीज स्ट्रगल अमंग सेम स्पीशीज के बीच में जो है स्ट्रगल होना। सेम स्पीशीज मीन स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज है, डॉग की अलग स्पीशीज है, कैट की एक अलग स्पीशीज है, ठीक है ना। ये तो सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होना तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में जो है कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, पानी के लिए, कपड़ों के लिए। तो ये जो मुकाबला चल रहा है क्या है? ये सेम स्पीशीज के बीच में। इस तरह सेम जो है डॉग्स के बीच में, डॉग्स जो है उनके बीच में वो सेम स्पीशीज है उनके बीच में किसी चीज़ के कंपटीशन चलना, चाहे वो फूड हो, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे वो मैटिंग हो, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। फॉर एग्जांपल दो यहाँ पे एग्जांपल जो दी गई है कि जैसे लॉयन है, ठीक है ना। अब एक ही हिरन है और एक ही जो है दोनों जो है स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक चाहेगा कि वो उसको खा ले, दूसरा लॉयन चाहेगा कि वो उसको खा ले। तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन है, लेकिन इसके बीच में सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन है, ठीक है ना, फूड के लिए, ठीक है ना। अब इसमें से जो विन करेगा, जो फूड उससे लेगा और शेल्टर जो है पालेगा, तो वो सरवाइव कर जाएगा। वो स्ट्रगल जो है सरवाइव कर, जो बाकी है वो क्या होगा? वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। देन सेकेंड जो है वो है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मीन्स स्ट्रगल अमंग डिफरेंट स्पीशीज के बीच में स्ट्रगल होना। जैसे कि लॉयन और हिरन के बीच में जो है, डियर के बीच में जो स्ट्रगल हो रही है, मीन्स लॉयन चाह रहा है कि वो हिरन को खा ले और हिरन चाहेगी कि वो अपनी लाइफ को बचा ले,
जो है ना बचने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो ये दो अलग स्पीशीज के बीच में जो है स्ट्रगल हो रही है। तो इसके नतीजे में जो है कोई सर्वाइव कर जाएगा, कोई नहीं करेगा। तो ये है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दैट इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि जिसके कंपटीशन होता है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है ना। स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्सट्रीम फोर्स ऑफ नेचर। एक्सट्रीम फोर्स ऑफ नेचर क्या है? ड्राउट मीन्स ड्राउट, खुश्का पड़ जाना, मीन्स पानी की कमी हो जाना। फिर ऑर्गेनिज्म जो है पानी ढूंढने की कोशिश करेंगे वो अपने, क्योंकि उनको पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो इसमें कामयाब हो गए, स्ट्रगल में कामयाब होगा करने में, तो वो एग्जिस्ट कर जाएंगे, वरना नहीं। इस तरह सेम जो है रेन, बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई है तो इसमें भी ऑर्गेनिज्म का जो है ये भी इन्वायरमेंट का स्ट्रगल है, ठीक है ना। तो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। देन है कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है तो उसमें से स्ट्रगल करना। फिर लाइटिंग मीन्स जंगल में जो है आग वाग लग गई है, तो ये भी स्ट्रगल है, इन्वायरमेंट का स्ट्रगल है। तो ये कुछ स्ट्रगल्स हैं। तो इस स्ट्रगल से अगर वो जो है इनमें सर्वाइव कर जाएगा तो वो जो है रह पाएगा, अगर नहीं कर पाया तो वो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए जो स्ट्रगल की जाती है, ठीक है ना। इसके नंबर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। थर्ड जो है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। थर्ड जो पॉइंट है इस थ्योरी का, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन देयर एबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है ना, डार्विन कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है पॉपुलेशन में, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल, ठीक है ना, सबकी जो एबिलिटी है वो सबसे डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सब में सेम एबिलिटी होगी, ठीक है ना। सब जो है, जो रिसोर्स है जो कि नेचर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होगा। उनका जो मेन पॉइंट ये है कि नो टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स आर एग्जैक्टली अलाइक। मतलब जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है। इवन जो दो औलाद होती है जो कि सेम पेरेंट्स से पैदा होती है, ठीक है ना, चाहे वो ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस हो, ठीक है ना, वो भी जो है बिल्कुल एक जैसे नहीं होती, कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। उनका रिसोर्सेज यूज़ करने की जो एबिलिटी है, रिसोर्सेज यूज़ करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि जैसे कि दो ट्विंस है, ठीक है ना, आइडेंटिकल ट्विंस है, बिल्कुल सेम ट्विंस है, ठीक है ना। तो वो जो है उनके रिसोर्स भी सेम है, मतलब उनके पेरेंट्स ने उनको हर चीज़ जो है एक जैसे ला के दी है, ठीक है ना। उनको स्कूल में, सेम स्कूल में इनको एडमिशन दिलवाया है, सेम ट्यूशन जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और सेम बुक्स है, हर चीज़ सेम है, हर रिसोर्स जो है उनके पास सेम है। लेकिन उस रिसोर्स को यूज़ करने का जो मेथड होगा वो दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है ना। एक अगर जो है उसको सही अच्छे दिल लगा के जो है स्टडी करेगी तो उसके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। और दूसरा जो है अगर वो मोबाइल में, टीवी में, इन चीज़ों पे लगी रहेगी, मीन्स वो इंटरेस्ट नहीं लेगी स्टडी में, तो उसके मार्क्स जो है कम आएंगे। तो दोनों के पास सेम रिसोर्सेज थी, लेकिन क्या था कि उसको यूज़ करने की जो है जो उनका मेथड था, जो यूज़ करने की एबिलिटी थी, दोनों में चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरी एग्जाम्पल मैं अगर दूँ तो अगर आप क्लास में सब बैठे हुए, मैं आप सबको एक पेपर दे देती हूँ और मैं आपको कहती हूँ ये पेपर जो है मैं आपको कुछ 2 मिनट बाद मैं आपसे ये पेपर लूँगी और मुझे जो है आप जो भी आप करना चाहें इस पेपर के साथ आप कर सकते हैं, मुझे बस आपको रिटर्न करना है, ठीक है ना। अब कोई बच्चा उसके ऊपर कुछ ड्राइंग बना देगा, कुछ जो है उसके ऊपर कुछ राइटिंग कर लेगा, कुछ पोइट्री कर लेगा, कुछ कुछ और डायग्राम टाइप के ड्रॉ कर देगा, और कोई जो है उसको जो है जहाज बना के जो है उसको उड़ाने की कोशिश करे, कोई उसको जो है मरोड़ देगा, ठीक है ना। तो जो पेपर मेरे पास आएगा, सबके पास सेम पेपर दिया था मैंने, सबको मैंने एक सेम रिसोर्स प्रोवाइड की थी। लेकिन जो मेरे पास 34 बच्चे हैं, 34 बच्चों का पेपर जब आएगा तो वो सबका जो है अलग अलग तरीके से उन्होंने दिया होगा। तो मीन्स डार्विन का कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक जैसे नहीं है, ठीक है ना। उनको जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ज़रूरी नहीं कि उनके वो बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है ना। वो रिसोर्सेज यूज़ करने का जो उनका मेथड है वो अलग है, ठीक है ना। इवन जो दो ऑफस्प्रिंग होंगे सेम पेरेंट्स से भी, वो भी सेम एक जैसे नहीं होते। जो माइनर वेरिएशन है, जो एक दफ़ा जो बहुत छोटी सी वेरिएशन है, ठीक है ना, वन ऑफ द एनिटेट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, वो एनिटेट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की, एनिटेट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। Then organism with variation that better equip them to survive in a particular environment will be favored over other that are less adaptive. इस पॉइंट का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जो कि जो उनको जो रिसोर्स
प्रोवाइड हुई है, ठीक है, जो इसमें बेटर इक्विप करेगा, ठीक है ना, वो सर्वाइव कर जाएगा। और वो जो है जो दूसरा जो उसमें फुली अडॉप्ट जो उसको ना कर सका, वो क्या होगा, वो एज कम्पेयर टू हिम, ठीक है ना, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बेटर सर्वाइव कर रहा है एनवायरनमेंट, ठीक है ना, तो वो सर्वाइव कर जाएगा बेटर, जो है वो चीज़ों को नेचर को यूज़ कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, तो वो सर्वाइव कर जाएगा। जो बेटर अडॉप्ट नहीं कर पा रहा उसको, तो वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक लॉयन है, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है ना, अब दोनों बच्चे में क्या है कि वो छोटे हैं, पेरेंट्स को पता नहीं, लेकिन ऐसा था उसकी उनकी मदर जो है उनको शिकार करना सिखाएगी, ठीक है ना। तो उसमें से किसी एक बच्चे ने शिकार करना सीख लिया और दूसरे बच्चे ने शिकार करना नहीं सीखा, ठीक है ना। अब जो शिकार जिसने करना सीख लिया, तो वो अपने लिए फूड जो है वो खुद अरेंज कर लेगा, फूड जो उसको नेचर से प्रोवाइड होगा, तो वो जो है इजीली जो है फूड लेके सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जिसको शिकार करना नहीं आया, तो वो क्या होगा कि वो एक दिन ऐसा रहेगा, दूसरे 2 दिन ऐसा रहेगा, 3 दिन ऐसा रहेगा, फिर क्या रहेगा कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो मर जाएगा। मीन्स वो जो है सर्वाइव, वो लेस एडाप्टेड है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है नेचर सेलेक्ट करती है उन ऑर्गेनिज्म को जो कि फ्यूचर जो है प्रोपेगेशन मतलब रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है ना, मतलब आगे जो है फ्यूचर अपना जो रिप्रोडक्शन जो है और अपनी जनरेशन इसको आगे बढ़ा सके। मीन्स जो सर्वाइव करेगा, तो वो आगे भी जो है आगे रिप्रोडक्शन होगी और ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसमें भी जो है उसकी एबिलिटीज जो है ट्रांसफर होगी। तो मीन्स जो बेटर होगा, जो वो सर्वाइव कर जाएगा, जो जो एनवायरनमेंट में जो है में कूप कर सके, ठीक है ना, वो सर्वाइव कर जाएगा। जो नहीं अडॉप्ट कर सका एनवायरनमेंट की चैलेंजेस को, तो वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। 4 पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन और फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Darwin termed this process as the survival of the fittest and or natural selection, ठीक है ना। दिस इज द कोर ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस को डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया, और ये जो कोर पॉइंट है इस थ्योरी का, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का कोर पॉइंट है, ठीक है। डार्विन बिलीव करते हैं कि जो नेचर है, ठीक है ना, वो सेलेक्ट करती है इस नेचर जो है नेचुरल सिलेक्शन, इसका बहुत बड़ा हाथ है एवोल्यूशन में। नेचर का बहुत हाथ है, नेचर जो सेलेक्ट करती है कौन से ऑर्गेनिज्म को आगे होना चाहिए, कौन से को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आइडिया डार्विन ने कहाँ से लगाया, डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से जो है इसका आइडिया लगाया, ठीक है ना। कैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मीन्स कि दो कैसे किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को आपस में ब्रीड करवाना जो आप चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये न्यू जो ऑस्प्रिंग है न्यू जनरेशन में आए, मीन्स टू डिज़ायर ट्रेड्स को हासिल करने के लिए, जो दो अपने पसंदीदा दो ऑर्गेनिज्म का आपस में जो है ब्रीड करवाना। मीन्स ऐसे दो ऐसे दो ऑर्गेनिज्म का ब्रीड करवाना जो चाहते हैं कि आपके कुछ कैरेक्टर ऐसे हो, कुछ कैरेक्टर ऐसे हो, तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म जो है इससे जो है बने और सेम कैरेक्टर जो है उसमें आए, ठीक है ना। तो ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ये यूज़ किया जाता है प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इससे बहुत सारे जो है प्लांट्स और डोमेस्टिक एनिमल को रिप्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ठीक है ना। इन इस प्रैक्टिस में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जो कि डिजायरेबल ट्रेड्स है, ठीक है ना, वो जो है सेलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम ईच जनरेशन फॉर ब्रीडिंग पर्पस, while offspring lacking such traits are prevented from reproduction, ठीक है ना। मीन्स जब ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो ऑफस्प्रिंग जो उसमें डिजायर्ड ट्रेट्स जो है कैरेक्टर के प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसको सेलेक्ट किया जाता है कि न्यू जनरेशन की ब्रीडिंग के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो वो ऑफस्प्रिंग्स में वो ट्रेट्स जो है नहीं होते, उनको क्या करते हैं, उसको जो है रिप्रोड्यूस करने से जो है उनको रोक दिया जाता है, मतलब उसको आगे रिप्रोड्यूस नहीं करवाया जाता, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म आगे ना आए। फॉर एग्जांपल आपने खच्चर का नाम सुना होगा। खच्चर जो है क्या है कि ये घोड़े और जो डोंकी और हॉर्स का जो है मिक्सर एक तरह, ठीक है ना। डोंकी से हार्ड वर्किंग ली गई, डार्क वर्किंग कैरेक्टर लिया गया, और जो है हॉर्स से जो है इसकी स्ट्रेंथ ली गई, हॉर्स में भी बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो ये दोनों मिक्स करके जो है मतलब इनका बीट करवा के जो है एक नया जो ऑर्गेनिज्म बना, वो है खच्चर, जो कि इसमें हार्ड वर्कर भी है और इसमें स्ट्रेंथ भी है, ठीक है ना। अब अगर इसमें जो वो चाह रहे थे कि ये करेक्टरिस्टिक इसमें आए,
अगर इसमें ये उसमें आ गए तो वो उसको आगे उसको ब्रीड करवा दिया जाएगा, मतलब आगे न्यू जनरेशन को रिप्रोडक्शन के लिए इसको रखा जाएगा कि रिप्रोड्यूस करे और न्यू ऑर्गेनिज्म ऐसे आए। अगर उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते, मतलब जो वो चाह रहे हैं वो डिजायर्ड ट्रेट्स के कैरेक्टर नहीं होते, तो क्या करते हैं उसको रिप्रोडक्शन से रोक दिया जाता है, उसको आगे रिप्रोड्यूस नहीं किया जाता। Breeder continue selection a particular direction generation after generation until the desired results are achieved। ब्रीडर जो है जो ब्रीड करवाते हैं, ब्रीडर मीन्स जो इनका ब्रीडिंग करवाते हैं, तो ब्रीडर जो है वो क्या करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब वो जनरेशन को जो है आफ्टर जनरेशन जो है उनको जो है ब्रीड करवाते रहते हैं जब तक उनको डिजायर जो उनको ट्रेड चाहिए वो अचीव ना हो। According to Darwin, the environments play the role of the breeder in the natural selection। डार्विन कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोल ब्रीडर का रोल प्ले करता है नेचुरल सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना, जो कि जनरेट करता है पॉपुलेशन हुज मेंबर्स आर बेटर अडेप्टेड मोस्ट फिट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है ना, जो वो मेंबर्स जो कि बेटर अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, मोस्ट फिट होते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, उसको जनरेट करेगा। और जो वो ऑर्गेनिज्म जो कि बेटर अडॉप्ट नहीं करते, उसको बेटर फिट नहीं होते, ठीक है ना, जो कि जिनमें एबिलिटी नहीं होती टू कोप द एनवायरनमेंट, ठीक है ना, चेंजेस, वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सटेंड हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि डायनासोर्स थे, ठीक है, डायनासोर का जो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे उस वक्त के, ठीक है, इसको क्रोकोडाइल है, ठीक है ना, तो क्या वजह थी, क्रोकोडाइल अब तक है लेकिन जो डायनासोर है वो ख़त्म हो गए। तो इन्वायरमेंट जो था उनको ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हुआ जिसमें मतलब डायनासोर जो है इन्वायरमेंट में जो है खूब ना कर पाए, तो इसलिए वो ख़त्म हो गए। लेकिन जो क्रोकोडाइल थे वो जो थे उनमें ऐसे एडेप्टेशन आई, उनमें ऐसे एडेप्टेशन थी कि वो इन्वायरमेंट से जो है कंपटीशन कर पाए, स्ट्रगल कर सके, ठीक है ना, और उसमें सर्वाइव कर पाए, ठीक है ना, इसलिए अब तक वो चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मीन्स वो स्पीशीज में एबिलिटी नहीं होगी कि वो एनवायरमेंट से कूप कर सके, तो वो खत्म हो जाएंगे, और जिनमें एबिलिटी होती है तो वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। सर्वाइव अच्छा, तो ये इसकी एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि ये देखिए ये जराफ की हमने एग्जाम्पल दी थी कि पहले जराफ जो थे शॉर्ट हाइट थे और जो है उनकी लिम्स जो है इक्वल थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब अफ्रीका लाया गया तो वहाँ पे उनको ऊंचे ऊंचे दरख्तों से जो है ना उन्होंने खाना खाना था, तो इसलिए उनको क्या करते थे कि वो अपने नेक और 4 लिम्स को स्ट्रेंथ करते थे, स्ट्रेच करते थे। तो इस तरह क्या हुआ कि उनकी ऐसी जो नेक है और 4 लिम्स है वो उनकी हाइट बढ़ती रही, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसा नहीं हुआ कि ये स्लोली स्लोली इसमें बहुत जल्दी से इसमें चेंजिंग आई, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ये चेंजिंग आती गई। तो मीन्स जो कि डार्विन का मतलब ये सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट, जो कि सर्वाइव जो एनवायरनमेंट में फिट कर पाएगा तो वो जो है सर्वाइव कर लेगा, जो फिट नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि ये जो अब 2 तरह के यहाँ पे जराफ है, ठीक है ना, तो ये इजीली यहाँ पे अपना फूड जो है ले सकते हैं, तो ये सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि फिट कर रहा है एनवायरनमेंट। लेकिन ये जराफ है ये नहीं पहुँच पा रहा, तो ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये खत्म, एक वक्त आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। सेकेंड जो फोर्थ जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। Darwin's view of natural selection is that most evolution occur in small adaptive steps। डार्विन कहते हैं कि जो एवोल्यूशन होती है स्टेप बाय स्टेप होती है, ऐसा नहीं कि एक साथ ही सारी चेंजिंग आ जाती है। एवोल्यूशन जो है स्लोली स्लोली होती है, ग्रेजुअली होती है, ठीक है ना, से पहले एक जनरेशन में थोड़ी चेंजिंग आई, फिर दूसरे में थोड़ी चेंजिंग आई, ऐसे करते करते जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चेंजिंग आती रहती है। मोर ओवर सम ऑर्गेनिज्म हाउ वेरिएशन इन वन डायरेक्शन, और दूसरे जो है दूसरे डायरेक्शन में वेरिएशन में आती है। वेरिएशन मीन्स चेंजिंग, ठीक है ना, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन इन विच दे लिव एंड ट्राई टू सर्वाइव, ठीक है ना, जो डिफरेंट उनको एनवायरमेंट कंडीशन जो है उनके सामने आती है जिसमें वो रहते हैं और ट्राई करते हैं सर्वाइव करना, तो डिफरेंट वेरिएशन आती है, और ये वेरिएशन एकदम से नहीं आती, स्लोली स्लोली आती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो आता है वो बिल्कुल पिछले वाले से बिल्कुल हमें लगता है कि बिल्कुल चेंज है। अच्छा, ये चेंजिंग जो माइनर वेरिएशन है, ठीक है ना, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ट्रांसफर होती रहती है, न्यू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होती रहती है, और ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा जनरेशन गुजरने के बाद क्या होता है कि वो ग्रेजुअली चेंजिंग जो होती है वो प्रोड्यूस करती है न्यू और डिफरेंट टाइप्स जो है प्रोड्यूस करती है, जिनको देख के ऐसा लगता है कि एक न्यू स्पीशीज फॉर्म हो गई है, ठीक है ना। और ये स्पीशीज जो है बिल्कुल चेंज है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था, जो मतलब जहाँ से ये स्पीशीज स्टार्ट हुई थी उससे बिल्कुल चेंज होती है। जब हम उस स्पीशीज को देखते हैं तो ये उससे बिल्कुल चेंज होती है, तो इसको डार्विन ने कहा है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो क्या होता है कि जैसे ये बर्ड्स हैं, लेकिन अब डिफरेंट बर्ड्स हैं, इनकी जो ये जो बीक है ये अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब कैसे जो है ये फूड खाते हैं, जैसे ये जो है लीफ खाते हैं, सीड्स खाते हैं, ये
फ्रूट्स खाते हैं, ये ग्रेप्स और ये जो है इंसेक्ट्स खाते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो इनकी बीक इनके अकॉर्डिंग टू देयर फूड है, ठीक है ना। तो ये जो ओरिजिन एक स्टार्ट हुआ था, ये जो ऑर्गेनिज्म आया था, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है जब इनको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये जो है बिल्कुल अपने जो इनका ओरिजिन जो स्टार्ट हुआ था उससे बिल्कुल चेंज है, ठीक है ना। और न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, एक न्यू फॉर्मेशन हो गई। इसके एग्जांपल हम ऐसे देते हैं कि जैसे कि पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे कि स्टार्टिंग में टेलीफोन थे, टेलीफोन का जो पर्पस था कॉल करना, मतलब बात करना, ठीक है ना। उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन आया जिसमें जो वायरलेस में उसमें वायर नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद जो है ऐसे करते करते उसमें सिर्फ मैसेज और कॉल्स होती थी। लेकिन अब जो है जो एंड्रॉयड मोबाइल है, मतलब काफ़ी सालों के बाद जो है अब अगर मोबाइल देखा जाए तो एक टेलीफोन से देखा जाए तो बिल्कुल लगेगा कि ये तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है, वो अलग चीज़ है। हालांकि काम दोनों का एक ही है, दोनों से का मकसद यही है कि सिर्फ कॉल पे बात करना, ठीक है ना। तो इस तरह सेम ऐसे जो स्पीशीज़ जो है जिसमें एवोल्यूशन होती रहती है, जिसमें चेंजिंग वेरिएशन होती रहती है, तो आफ्टर बहुत सारे जनरेशन के बाद ऐसा लगता है कि जो ये जो न्यू जो स्पीशीज़ है फॉर्म हुई है, ये बिल्कुल जो प्रीवियस है बिल्कुल उससे अलग है, ये एक न्यू फॉर्मेशन हुई है। तो कुरान में भी जो है स्पीशीज़ के फॉर्मेशन, जो न्यू स्पीशीज़ के बारे में, उन फॉर्मेशन के बारे में उसकी यूनिक स्टाइल के बारे में जिक्र किया गया है। डार्विन की थ्योरी तो वैसे वाइडली जो एक्सेप्ट किया गया, बहुत सारे पॉइंट थे जिनको सही माना गया, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठे गए कि ये पॉइंट सही नहीं है। तो उन ऑब्जेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्शन थे। तो फर्स्ट दैट कि डार्विन ने जो है क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं किया कि कौन से जो है हेरिटेबल और कौन से है नॉन हेरिटेबल वेरिएशन, कौन सी वेरिएशन ऐसी है जो कि जीन से आ रही है और कौन सी वेरिएशन चेंजिंग ऐसी है जो कि जीन से नहीं आ रही। सेकेंड जो है डार्विन ने जो है माइनर वेरिएशन के बारे में बताया कि छोटी चेंजिंग आती है, उसके बाद जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो एक न्यू स्पीशीज बन जाती है। लेकिन उन्होंने जो है म्यूटेशन म्यूटेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया कि जो म्यूटेशन जो इधर सडनली जो है एकदम से चेंजिंग आ जाती है जो कि विदाउट द रेफरेंस ऑफ द पेरेंट्स, तो उसका क्या रोल है एवोल्यूशन में, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि उन्होंने वेरिएशन के बारे में तो बात की, लेकिन वजह नहीं बताई कि कौन कौन से कॉजेज हैं वेरिएशन की, ये वेरिएशन जो हो रही है किस वजह से हो रही है, ये उन्होंने डिस्कस नहीं किया। फोर्थ जो ऑब्जेक्शन था वो था कि डार्विन हैड नॉट नो एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल वेरिएशन। उन्होंने न्यूट्रल वेरिएशन के बारे में जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ठीक है ना। न्यूट्रल वेरिएशन क्या होती है, वो वेरिएशन जो कि ना तो यूज़फुल होती है ना ही हार्मफुल इफेक्ट्स उनका होता है, ठीक है ना। लेकिन बस जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। उसके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तीन तरह की वेरिएशन होती है, एक होती है पॉजिटिव वेरिएशन, एक होती है नेगेटिव वेरिएशन, एक होती है न्यूट्रल वेरिएशन। पॉजिटिव वेरिएशन क्या कौन सी वेरिएशन होती है, वो वेरिएशन जिसका जो है जिसका कोई फ़ायदा होता है, ठीक है ना। और नेगेटिव वेरिएशन क्या होती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और न्यूट्रल कौन सा जहाँ ना उसका फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है मीन्स ना वो यूज़फुल होती है ना ही वो हार्मफुल इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल से आइज़ कलर है, ठीक है ना। अब किसी का आइज़ कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू, ठीक है ना। अब ये जो है चेंजिंग आती रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो है पेरेंट्स से जीन्स आते हैं तो चेंजिंग होती रहती है। लेकिन ना इनका इस कलर आई कलर का ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, सबको जो है सेम दिखाई देता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन होती है लेकिन कोई जो है इसमें कोई और फ़ायदा जो है इसका या नुकसान नहीं होता। तो इस तरह अगर कोई नेगेटिव जो है एक इसके अलावा जो है एक और जो है जिससे हमारा हार्ट होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है और लेफ्ट साइड पे टिल्ड होता है, ठीक है ना। तो एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका हार्ट जो है लेफ्ट के बजाय राइट साइड पे टिल्ड होता है, राइट साइड पे थोड़ा सा वो टिल्ड होता है। उसको डेक्स्ट्रो कार्डिया डिजीज कहते हैं, ठीक है ना। अब वो अगर एक्सरे वगैरह किया जाए तो तब पता चलता है, लेकिन वैसे उसका कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होता कि जो पेशेंट में कोई ऐसे नेगेटिव सिम्टम्स वगैरह उसके नहीं होते। तो ये नेगेटिव जो है ये भी नेगेटिव क्या है वेरिएशन है। और इस तरह पॉजिटिव वेरिएशन जब मतलब किसी में कोई ऐसी चीज़ ट्रांसफर हो जाए जिससे उसको कोई डिजीज़ हो गई, जैसे सिकल एनीमिया जो है डिजीज़ है, तो वो क्या है पॉजिटिव वेरिएशन है। तो उन्होंने जो है न्यूट्रल वेरिएशन के बारे में बात नहीं की कि वो वेरिएशन जो कि ना तो हार्मफुल होती है ना तो यूज़फुल होती है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की। फिफ्थ जो पॉइंट है ऑब्जेक्शन जो है थ्योरी का वो है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का जो ऑब्जेक्शन है वो क्या है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है
उनका प्रेजेंस के बारे में, ठीक है ना, कि वो क्यों प्रेजेंट है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा होते हैं? वो ऑर्गन जिनका कोई फंक्शन नहीं होता बॉडी में, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हमारे एयर में जो पिन्ना है, ठीक है ना, वो उसका कोई फंक्शन नहीं है बॉडी में, लेकिन क्या होता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है हर ह्यूमन में वो ये जो पिन होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये दूसरे एनिमल्स में तो इनका वर्क है कि वो अपने एयर मसल को जो है यूज करते हैं साउंड वेव्स को अच्छा सुनने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ह्यूमन में जो है ना पिन्ना जो एयर है, एयर का जो एक पार्ट है पिन्ना जिसको कहते हैं, ठीक है ना, उसका कोई वर्क नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये प्रेजेंट है, तो इसके बारे में नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ने कोई जो है इसके प्रेजेंट के बारे में कोई बात नहीं की। और इसके बाद जो है जो सिक्स पॉइंट है वो क्या, नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके की पोजीशन है इवोल्यूशन में, लेकिन ये कब ऑपरेट करता है, ये जब वेरिएशन अपीयर हो जाती है उसके बाद जो है ऑपरेट करता है। और ये जो थ्योरी है ये इसने सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट को तो जो है एक्सप्लेन किया है कि जो फिट होगा इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिटेस्ट है ये कहाँ से आते हैं, ठीक है ना, ये इनका अराइवल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डार्विन के, ड्रॉबैक है ये कुछ उनकी थ्योरी के, जो ऑब्जेक्शन उठे उनकी थ्योरी के ऊपर। वैसे तो वाइडली उनको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन कुछ 7 पॉइंट थे जिनके ऊपर जो कि ऑब्जेक्शन उठे उनकी थ्योरी के ऊपर। तो यहाँ पे थ्योरी जो है ख़त्म हुई, ठीक है ना। और इस साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।